कल हम लोग पढ़े थे प्रेपोजिशन के इस चैप्टर में, वो सिलसिला आज हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कल आप लोगों को पता होगा मैंने कुछ शब्दों के लिस्ट दिए थे आपको। मैंने लिस्ट में कुछ खास बातें आपको बताई थी कि जो वर्ड अंडरलाइंड हैं वो नाउन भी थे और वर्ब भी थे। उन चीज़ों को ध्यान से समझते हुए उसी वर्ड पे बेस्ड हमारे यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए भी है। ठीक है ना, अब जरा ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दे हो जाएगा, डिड नॉट। आप समझ ही रहे हैं कि दे के साथ अगर डिड नॉट लगा हुआ है तो ये ऑक्सिलरी होगा। ठीक है, अच्छा ये बात सबके लिए जग जाहिर है कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये डू डज डिड जो है अपने साथ रूट फॉर्म लेता है। ठीक है, रूट फॉर्म देखो हमारे पास स्ट्रेस है, मतलब कि डिड नॉट के बाद एक वर्ब के रूप में हमने स्ट्रेस दे रखा है। कल वाले शब्द अगर आप देखे होंगे तो एक बात आपको ये तय हो गई होगी कि स्ट्रेस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट लेगा। देखो द मैटर यहाँ पे इस स्ट्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब इस स्ट्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास मैटर दे ही दिया है तो अब इस प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं होगी। एक चीज याद आप रख लो कि अगर कहीं प्रेपोजिशन रखा हुआ है तो इसकी ऑब्जेक्ट जो है एकदम मस्ट है कि आपको रखना ही पड़ेगा। बगैर ऑब्जेक्ट के कोई भी प्रेपोजिशन आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, लेकिन अब तुम्हारा वर्ब जो पहले से दे रखा है इसका ऑब्जेक्ट अगर पहले दे दिया है द मैटर, तो फिर अब इसका ऑब्जेक्ट अब नहीं ना ले आओगे। एक क्वेश्चन देखो जरा सा, यहां से चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें। मान लो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, he plays cricket। एक सेंटेंस ये है, ठीक है, एक है दो सेंटेंस हमने लिख रखा है यहाँ पे। he plays वह खेलता है। अब देखो प्ले जो है वास्तव में तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो जाहिर है व्हाट का सवाल पूछेगा, व्हाट का रिप्लाई पूछेगा ना। ही प्लेज वह खेलता है, पूछा जाएगा ना क्या खेलता है, तो क्या के रिप्लाई में तो क्रिकेट दे ही दिया है। तो जब इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ दे ही दिया है तो अब तुम्हारे पास यहाँ प्रेपोजिशन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं। अब यहाँ देखो ही प्लेज वह खेलता है, क्या कोई बैट खेलेगा? बैट खेलने का साधन जरूर। यहाँ पे अगर बैट को हटा के हम फुटबॉल लिख दें, अगर हम फुटबॉल लिख दें तो ये कंक्लूसिव हो सकता है, इसको आप लॉजिकल ठहरा सकते हो। ही प्लेज व्हाट, क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। लेकिन ही प्लेज वह क्या खेलता है? बैट खेलता है। ये कहना तो इलॉजिकल है ना। तो अब आपको क्या है, इस प्ले को आप ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ भी मानोगे, लेकिन इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट बैट नहीं हो सकता। ठीक है ना, बैट आप नहीं खेलते। हाँ, बैट से खेल सकते हैं जरूर आप, तो खेलने का एक मीन्स बन सकता है ना। ये विथ रखना पड़ेगा, विथ बैट। अब एक चीज समझना जरा सा, अब यहाँ इस प्ले को जो हमने लिख रखा था इसका ऑब्जेक्ट देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। जब इसका ऑब्जेक्ट देने के लिए नहीं है तो दो प्रेपोजिशन दे दो, इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास नहीं है तो कोई प्रेपोजिशन रख दो, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुका हूँ इस बात को कि ऑब्जेक्ट जो है दो ही जगह आएगा। अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है तो उसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आप बना लो। ठीक है, वही चीज यहाँ है। जब स्ट्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है द मैटर, तो हमें ऑन की जरूरत नहीं थी। हटाओ इसको। अच्छा, जो चीज हम यहाँ देख रहे हैं, क्या यहाँ वो देख सकते हैं? यहाँ है दे सब्जेक्ट होगा, लेड जो है वो तुम्हारी वर्ब हो जाएगी। दे लेड, ठीक है ना। अच्छा, लेड जो वर्ब होती है वो भी ट्रांजिटिव होती है। अब इस स्ट्रेस को हम क्या माने? यहाँ पे तो स्ट्रेस वर्ब था, यहाँ पे स्ट्रेस वर्ब होगा या नहीं होगा, ये जरा ध्यान से समझना। अगर ये चीज तुम्हें पता है तो एक चीज और देख लो यहाँ से। किसी ने मुझसे पूछा था नो और नॉट का फर्क बताइए। एक दिन मैंने कहा था कि नो जो होता है वो डिटर्मिनर होता है और इसके बाद आने वाला हमेशा नाउन होगा। ये बात तो हम आपको बताए थे बहुत पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
अगर यहाँ नो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेस जो है अब ये नाउन होगा, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हुआ, दे हो गया सब्जेक्ट, लेड हो गई वर्ब, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे पास दे रखा है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बचा क्या, दैट मैटर। अब इस दैट मैटर को तुम लेड वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो पहले से ही है नो स्ट्रेस, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रेपोजिशन की जरूरत थी ना तुमको। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए तुमने यहाँ ऑन प्रेपोजिशन दे दिया, यहाँ पे ये सही हो गया। यहाँ पे स्ट्रेस के बाद ऑन गलत था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस के बाद ऑन सही है। क्यों सही है ये भी समझ लेना। यहाँ पे ऑन इसलिए गलत हो गया क्योंकि स्ट्रेस जो है वर्ब था, वर्ब जो है अपने डायरेक्ट बाद ऑब्जेक्ट ले रहा था, इसलिए ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑन इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस जो है तुम्हारा वर्ब नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेस नाउन है। तो नाउन के बाद तुम ऑब्जेक्ट थोड़े देते हो, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट देते हो। यहाँ नाउन है तो इस ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा साधन चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन रख लिया। अब देखो ये सेंटेंस सही हो गया। बात समझ में आ रही है ना, कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ देखो, ही, जो चीज यहाँ समझे हो वही चीज यहाँ पे भी है। ही डिड नॉट आंसर, डिड नॉट लगा है यहाँ पे। जब डिड नॉट यहाँ दे दिया तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा तुमको। देखो यहाँ आंसर देख लिया तुमने, he did not answer। अब जब आंसर लिख ही लिए हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कल के वर्ब वाली लिस्ट में हमने कहा था कि क्वेश्चन, आंसर, ये सब जो होते हैं ये सब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए था। आंसर के बाद देखो माई क्वेश्चन जो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट दे दिया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो यहाँ दे ही दिया। अब टू की कोई जरूरत नहीं, अब टू को यहाँ से हटाना हो। अब यहाँ देखो वही चीज है, आंसर यहाँ भी है, आंसर यहाँ भी था। इस आंसर का पहले नो लगा है। अगर इस आंसर के पहले नो लगा हुआ है तो अब बताओ क्या इस आंसर को तुम वर्ब मान पाओगे? नहीं। अब इस आंसर को क्या मानना पड़ेगा? नाउन मानना पड़ेगा। तो अब एक चीज समझना, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, हेड हो जाएगा तुम्हारा वर्ब, और ये नो आंसर जो है ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका? इस हेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जो माई क्वेश्चन लिखा है इस आंसर का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना पाए, क्योंकि नाउन अगर है तो नाउन के बाद ऑब्जेक्ट तो आता नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ टू की जरूरत पड़ेगी। देखो टू अब यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखना, ही फेस्ड, फेस का मतलब सामना करना, ठीक है ना। फेस का मतलब सामना करना, ये बात याद रखिएगा। ही फेस्ड, उसने सामना किया। पूछोगे ना क्या सामना किया, ठीक है। अब फेस जो है एक बार फिर से ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। सो मेनी प्रॉब्लम्स, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब विद की कोई जरूरत नहीं, इसको हटाओ। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है तो अब यही चीज अब यहाँ देखो जरा सा, एक नया कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ हमने लिखा है इज फेस्ड। अब हम इस फेस्ड को क्या माने? अब एक चीज समझना जरा सा, यहाँ ध्यान से एक बात समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो फेस्ड तुम्हें दिख रहा है, आपको पता है कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं वर्ब में ही जिनको थर्ड फॉर्म में जैसे ही रखोगे वो बदल जाएगा एडजेक्टिव में। बात समझ रहे हो ना? थर्ड फॉर्म में कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको रख दोगे वो बदल जाएगा एडजेक्टिव में। तो यहाँ पे जो फेस्ड है वो और कुछ नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही है। समझ रहे हो ना? तो अब एक बात समझना जरा सा, ही आ गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया या आपका लिंकिंग वर्ब होगा ना, यहाँ पे एडजेक्टिव यहाँ पे है। एक बात समझना जरा सा, कभी भी बी के बाद, बी जो होता है इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद अगर कभी भी एडजेक्टिव दोगे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ जरूर होगा। एक एग्जांपल से समझना इसको। अगर हम यहाँ लिखें ए इज लेबोरियस, शी इज। अब एक बात समझना है, यहाँ पे लेबोरियस एडजेक्टिव, यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। अब इस लेबोरियस को हम जोड़ रहे हैं ही के साथ, इस ब्यूटीफुल को जोड़ रहे हैं शी के साथ। ही लेबोरियस है, शी ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब हम इन्हीं दोनों की क्वालिटी यहाँ दिखा रहे हैं। ये होगा क्या? कॉम्प्लीमेंट। एक चीज समझिएगा,
कॉम्प्लीमेंट के तौर पे या तो आप नाउन रखोगे, एडजेक्टिव रखोगे, मोस्टली यही दोनों आते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस वगैरह भी आते हैं कभी कभी, खैर उनकी बात छोड़िए, यहाँ देखिएगा ही सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग हो गए, फेस्ड हो गया आपका एडजेक्टिव। अब एक बात सोचो जरा साहब, यहाँ पे जो सो मेनी प्रॉब्लम्स हमने लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो क्या इस फेस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? फेस तो एडजेक्टिव ना हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका किसका होगा, या तो प्रीपोजिशन का होगा या फिर ट्रांजिटिव वर्ब का होगा। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेस तो एडजेक्टिव बन गया, तो एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता ये। जब एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो देखो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना लो इसको। अब ये प्रीपोजिशन यहाँ पे सही हो गया। कुल मिलाकर आप यूं समझ लो कि ये 6 क्वेश्चन देने से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है तो हमें किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है और सामने ट्रांजिटिव वर्ब है, सामने ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो उसके साथ आप एक प्रीपोजिशन जो है जरूर रखोगे। एक चीज देखना जरा सा, मान लो इसको समझना जरा। मान लो हमने लिखा ही लॉफ्ड, शी वॉक्स, यहाँ मी है यहाँ यू। अब एक चीज सोचो जरा सा, क्या इसका ऑब्जेक्ट हम मी को मान लें और इस वॉक का ऑब्जेक्ट हम यू को मान लें? ये वैसे वर्ब हैं जिनके बाद आने वाले को हम ऑब्जेक्ट नहीं मान पाएंगे। एक चीज आप समझ लेना, मैंने कहा था पहले भी कि ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत है, ट्रांजिटिव के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। और ट्रांजिटिव को पहचानोगे कैसे? व्हाट और होम का रिप्लाई मिलेगा इससे। ही लॉफ्ड, वह हंसा। अब क्या हंसा, किसको हंसा, ऐसे तो पूछोगे नहीं, क्यों हंसा, कब हंसा, कैसे हंसा, रावण जैसा हंसा, ये सब पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो, इस लॉफ वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं ना बना पाओगे इसको, इस लॉफ वर्ब का ऑब्जेक्ट तो इसको नहीं बना पाओगे, तो अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये नहीं बन सकता। हालांकि देखो ऑब्जेक्ट का फॉर्म है ना, कुछ तो ऐसा शब्द चाहिए ना आपको जिसका ऑब्जेक्ट आप इसको बना सको। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बना नहीं पाओगे तो अब एक दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या बच गया? प्रीपोजिशन बच गया। लॉफ एट जो है यहाँ पे रखोगे, अब एट प्रीपोजिशन हो गया। एक चीज और, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे एट ही लगाना है? एट यहाँ पे रखना है, ये बात आपको कैसे पता चली? ये बात आपको इसलिए पता चलनी चाहिए क्योंकि एट जो है वो टारगेट की प्रीपोजिशन होती है। एट जो है ये, हालांकि एक एक चीज हम अभी डिस्क्लोज करेंगे यहाँ से। एट जो होती है वो टारगेट की प्रीपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम शूट कर रहे हो किसी चीज को, तो जाहिर है उसके लिए तुमने एक टारगेट सेट कर रखा होगा, ठीक है ना। उसके लिए भी जो है आपको एट प्रीपोजिशन देनी होती है। अब यहाँ पे लॉफ कर रहे हो, यहाँ पे अगर हंस रहे हो तो जाहिर है यहाँ पे मी रखा गया है ना, मी रखा गया, इसका मतलब आप मुझ पे हंस रहे थे तो आपके हंसने का टारगेट कौन था? मी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस मी को टारगेट समझा गया था ना, इसी को देख के हंसा गया ना, इस वजह से यहाँ पे एट लगा। I live in Bihar at कैमूर, वो दूसरी कॉन्टेक्स्ट है। आई लिव इन बिहार एट कैमूर, ये सब जो है वो स्मॉल प्लेसेस और बिग प्लेसेस का कॉन्टेक्स्ट है। ये चीज हम आपको डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा यहाँ देखो, वॉक्स भी जो है व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं देगा। जब व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं देगा तो जाहिर है ये ट्रांजिटिव वर्ब तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जब इसका ऑब्जेक्ट ये हो ही नहीं सकता तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दे सकते हो ना, विथ रख दो, बॉक्स विथ यू रख दो, ये आके सही हो जाएगा। कुल मिलाकर यूं समझ लो कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आप उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन देकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस और हमारे पास हैं, ठीक है ना। अभी इससे पहले जो कुछ भी हमने सीखा था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नए शब्दों के साथ, कुछ नए प्रीपोजिशंस के साथ। देखिए एक चीज समझ लेना, एक वर्ड दे रखा है हमने लैक, एक चीज समझना पहले,
लैक फिट वांट, ये सब आप ध्यान से समझ लेना, एक्शन वर्ब नहीं है। लैक फिट वांट ये एक्शन वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब नहीं है तो एक बात तो तय हो गया कि इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाओगे। ये चीज़ तो हम पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, जब इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाओगे, यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, तो अब यही चीज़ वहाँ पे लागू कर लो। इज एम आर लगा है ना, इज एम आर, यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो आर के बाद अगर हम आईएनजी फॉर्म रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमने इसका इस्तेमाल कर लिया कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, जो कि पूरी तरह से क्या है? गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको हम सुधारने के लिए क्या करेंगे? पहली गलती तो यहाँ ये हो गई है कि इस आर लैकिंग को ही हटाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो आर लैकिंग को जब हटाओगे तो इसको आप फिर किस टेंस में रखोगे? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम्हारे पास सेफ ऑप्शन है, आप कह सकते हैं दे लैक कॉन्फिडेंस। अब ये आपका से। अब हाँ, एक चीज समझ लेना, लैक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। लैक जो है कल वाली लिस्ट में हमने दिया हुआ है इसको, लैक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो जाहिर है इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना था। देखो, लैक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये सेंटेंस सब तुम्हारा सही हो गया। अगर इस लैक के बाद किसी भी तरह का प्रेपोजिशन दिए होते, किसी भी तरह का प्रेपोजिशन दिए होते, तो वो सेंटेंस जो है तुम्हारा क्या हो गया होता? गलत हो गया होता। बात समझ रहे हो ना? अब एक चीज और समझना, अब यही चीज जो है यहाँ समझ लो। अब दे लैक कॉन्फिडेंस जो था उसका हमने क्या बना लिया? निगेटिव बना लिया। दे लैक का निगेटिव क्या हो जाएगा? दे डोंट लैक। ये बात तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लैक तो वर्ब थी, यहाँ पे लैक क्या है? ये भी वर्ब है कि नहीं? डोंट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के बाद आप वर्ब ही रखोगे ना, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखा जाता है। लैक जो है, चलो ये वर्ब हो गई, तो आपको तो पता है ना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये वर्ब तुम्हारी ट्रांजिटिव है तो अब बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तुम्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना था या किसी प्रेपोजिशन के साथ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना था ना। तो अब लो, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन गलत हो गया। अब यहाँ तुम्हें लैक के तुरंत बाद यहाँ पे कॉन्फिडेंस इसको ऑब्जेक्ट बना के रखना है। अब यहाँ तुम प्रेपोजिशन नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि जब प्रेपोजिशन दे दोगे तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तुमको। मान लो इसी का तुम ऑब्जेक्ट इसको बना ले रहे हो, तो फिर लैक का ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गई बात। एक बात अब यहाँ समझ लो, यहाँ भी लैक है, लैक यहाँ भी है। ठीक है ना, अब देखो एक बात, यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएगा दे, फेस्ट जो है यहाँ पे बताओ नाउन होगा कि वर्ब होगा? वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, दे हो गया सब्जेक्ट, फेस्ट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आने वाला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब लो, यहाँ पे द लैक तुम्हारा ऑब्जेक्ट गया। अब बताओ, यहाँ लैक को तुम यहाँ वर्ब मान पाओगे कि नहीं? इस लैक को तो वर्ब नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इस लैक जो वर्ब इसको मानेंगे, इसके पहले द लगा है, वर्ब के पहले द नहीं लगता कभी भी। ठीक है, द, ए एंड द जो आर्टिकल रख रहे हो वो तो नाउन के पहले लगता है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि नाउन जो है ये लैक यहाँ पे है, तो नाउन जो है, नाउन ऑब्जेक्ट तो बन ही सकता है ना। तो अब देखो, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया लैक। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो मामला क्लियर। अब एक चीज और बचा, कॉन्फिडेंस। अब हम कॉन्फिडेंस को इस लैक का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि लैक तो नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट तो अपने आप में नहीं हो सकता। अब जब हमारे पास वर्ब का ऑप्शन नहीं बचा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना। यहाँ पे देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, अब इसके ऑब्जेक्ट बना लो। अब ये सेंटेंस हो गया सही। क्या देखो, अब एक चीज तुम लोगों के दिमाग में घूम रही होगी कि अभी बताए थे कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का नहीं बनता है, अब कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का बना लिए। अभी बोले थे कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का नहीं बनता है, तो अब इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों बन गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ नहीं है, ये आपकी आंखों का भ्रम है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक चीज समझना जरा सा, देखो
फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया नाउन है ना यहाँ पे। ए रनिंग ट्रेन, दौड़ती हुई ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन नाउन है। अब एक चीज सोचो, इस बर्ड की क्वालिटी बता रहा हूं ना, कैसी बर्ड, उड़ती हुई बर्ड, कैसी ट्रेन, रनिंग ट्रेन, ठीक है, दौड़ती हुई रेलगाड़ी। अब बताओ, जब इस ट्रेन की क्वालिटी बता रहे हो, इस बर्ड की क्वालिटी बता रहे हो, तो इस नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं? याद रखना इस चीज को कि इज एम आर के बाद जो आईएनजी लगाते हो वो अक्सर कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम कह चुके हैं पहले कि लैक का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस आ रहा है उसके बाद, तो अब ये क्या है, अब ये जो है पार्टिसिपल है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, जो कि काम कर रहा है किसका, एडजेक्टिव। दे आर लैकिंग का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो, उनमें कमी है। दे आर लैकिंग का मतलब उनमें क्या है, कमी है। तो कमी किसमें है, उन लोगों में क्या है, कमी है। इसका मतलब एक दूसरे के ये क्वालिटी को शो कर रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। चलो एक चीज अब समझ लेना यहाँ से, दे आर लैकिंग, दे हो जाएगी सब्जेक्ट, आर हो जाएगा लिंकिंग वर्ब, और लैकिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो कि एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहे हैं देखा। अच्छा, जब यहाँ तक ये क्लियर हो गया, तो इस कॉन्फिडेंस को हम क्या करें, इस लैकिंग का ऑब्जेक्ट तो हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव का तो आप ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दो ही चीज जरूरी है, वर्ब प्रेपोजिशन। वर्ब तो हो नहीं सकता, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको जो है आप ध्यान से समझ लेना अच्छे से। एक बात बताना भूल गया मैं, लैक का इस्तेमाल जहां जहां हुआ ना, लैक का इस्तेमाल जहां, लैक का मतलब कमी होना, वांट का मतलब भी होता है कमी होना, ठीक है ना। लैक का मतलब होता है कमी होना, वांट का मतलब भी होता है कमी होना। तुम लोगों के जहन में ये बात चल रही हुई, वांट में इसको चाहना भी होता है, वांट का मतलब कमी होना भी होता है। तो अब एक चीज समझ लेना जो हम यहाँ बताना चाहते हैं, जहां जहां जैसे जैसे लैक का इस्तेमाल किए हो, वहां वहां चाहो तो वांट का इस्तेमाल कर लोगे, बिल्कुल इसी कंडीशन में, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, दे वांट कॉन्फिडेंस। दे वांट कॉन्फिडेंस का मतलब इसका ये मीनिंग मत निकालना है कि उन लोगों को कॉन्फिडेंस वो चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, इसका मीनिंग नहीं है ये। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उनमें जो है कॉन्फिडेंस की कमी है। वांट का मतलब कमी होना। आप चाहो तो कह सकते हो दे डोंट वांट कॉन्फिडेंस। आप चाहो तो कह सकते हो दे फेस द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कह सकते हो। या फिर यहाँ कह सकते हो दे आर वांटिंग इन कॉन्फिडेंस। तुम्हें पता है कि वांट का आईएनजी नहीं बनाओगे, लेकिन जब आईएनजी बना के यहाँ रखोगे तो और कुछ नहीं बल्कि वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसकी क्वालिटी बताने लगेगा। बात समझ में आ रही है इतनी सी? अब ये चीजें तो समझ गए। अब कुछ नीचे के सेंटेंसेस देख लीजिएगा जरा सा। देखो, एक वर्ड हमने रखा है यहाँ पे क्या, अराइव। एक वर्ड हमारे पास है क्या, अराइव। अब देखो यहाँ पे एक ब्लैंक फिल करनी है तुम्हें, एक ब्लैंक फिल करनी है तुम्हें। अब एक चीज समझना, अब यहाँ हम क्या रखें, एक चीज हमने पहले बता रखा था आपको कि जिस जगह पे तुम पहुंचते हो वहां टू, और जिस जगह से तुम जाते हो वहां पे फ्रॉम। जिस जगह पे तुम्हें पहुंचना है वहां पे टू का इस्तेमाल किया जाता है, जिस जगह से तुम जा रहे हो वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। एक एग्जांपल समझ लो, ठीक है। He is going to शिमला from लखनऊ। वह कहाँ जा रहा है, शिमला जा रहा है। तो जाहिर है शिमला पहुंचेगा, कहाँ से जा रहा है, लखनऊ से जा रहा है। तो अब मान लो ये लखनऊ है, ये शिमला है, शिमला तो पहुंच जाएगा। तो शिमला जब पहुंच जाएगा तो लखनऊ में कैसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से तो छूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे रखना फ्रॉम और यहाँ पे रखना टू। ये चीज तो समझ गए। अच्छा, अब यहाँ अराइव्ड है, तो अराइव्ड जो हमने लिख रखा है, क्या इसके साथ हम टू रख दे कि नहीं? क्योंकि पार्टी में जब पहुंचना ही है तो पहुंचने की जगह तो पार्टी ही है, टू रखा जाए। टू जो है
अराइव्ड के साथ हम टू यहाँ क्यों नहीं रख सकते, ये चीज समझ लेना। हम टू का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टू जो है वो मोशन शो करता है, लेकिन अराइव्ड जो है वो मोशन की वर्ब है ही नहीं। अराइव्ड तो आप उस समय कहोगे जब तुम पार्टी में पहुंच गए हो, तो अब ये मोशन रहा कहाँ, तो तुम स्टिल हो गए ना, वहां तो शांत हो गए आप। गो और कम, गो और कम रहता तो टू या फ्रॉम हम रख सकते थे, तो क्योंकि हमें यहाँ पता था कि पहुंचने की प्रपोजिशन टू होती है, जगह छोड़ने की प्रपोजिशन फ्रॉम होती है। लेकिन अराइव्ड जो है ये पहले से ही ये क्लियर कर दिया कि अब जब लोग पहुंच जाते हैं जगह पे तब उनको अराइव्ड कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें से मोशन तो खत्म हो गया, अब टू तो यहाँ होगा गलत। एक चीज तो समझ में आ गई। अभी अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था तुमको कि एट जो है वो टारगेट की प्रपोजिशन है, तो घर से जब माइंड प्रिपेयर करके चले हो कि पार्टी में जाना है, तो जो ही घर से निकलोगे दिमाग में टारगेट है ना, कुबेर कॉम्प्लेक्स जाना है, टारगेट है दिमाग में ना, इस कॉम्प्लेक्स में जाना है। तो इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में तो ऑलरेडी टारगेट सेट है कि तुम्हें कहाँ पहुंचना है, तो टारगेट की प्रपोजिशन क्या है, एट है। यही वजह है कि अराइव के साथ एट जो है इस्तेमाल हम करते हैं। रटते रहो जिंदगी भर, फिर अराइव के साथ एट का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है याद यहाँ से सीख लेना, बात समझ रहे हो ना। एक चीज और देखो, एफोर्ड जो है बड़ा खास वर्ब है, एफोर्ड जो है वो बड़ा खास वर्ब है। कल की लिस्ट में ये वर्ड हमने जरूर दिया होगा आपको, एफोर्ड, ठीक है। अब एक चीज समझना, कांट लगा है ना, कांट लगा है तो मॉडल वर्ब हो गई। अगर यहाँ मॉडल वर्ब का इस्तेमाल तुमने कर ही लिया है तो जाहिर है मॉडल वर्ब के बाद तो तुमको मेन वर्ब चाहिए होती है। लो एफोर्ड हो गया मेन वर्ब, बात समझ रहे हो ना। एफोर्ड जो हो गया क्या, मेन वर्ब हो गया। अच्छा, अब अगर ये मेन वर्ब हो गया तो एफोर्ड तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ना तुमको। देखो यहाँ पे टू रिस्क इन्फिनिटिव है, तुम्हें बताया गया होगा पहले भी कि इन्फिनिटिव जब नाउन बनता है तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो लो यहाँ पे हमारा इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो गया टू रिस्क। दे कांट अफोर्ड टू रिस्क, ठीक है। वे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस रिस्क को, ये रिस्क लेना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अब हिज मनी को हम क्या माने, रिस्क नहीं ले सकते पैसे का, तो अब इस मनी को हम क्या माने। जो लोग, अदर वर्ड नहीं होगा ये, जो लोग ये बात समझ रहे हैं उन्हें तो समझ में आ रहा है। जो मेरे क्लास को अटेंड किए हैं वो अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो है हिज मनी क्या है। आप लोगों को इन्फिनिटिव पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि भले ही इन्फिनिटिव एडवर्ब हो जाए, नाउन हो जाए, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाए, लेकिन वो हमेशा सेमी वर्ब होता है, ठीक है। वर्ब की क्वालिटी उसमें हमेशा मौजूद रहेगी। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बना है तो जाहिर है नाउन होगा, वर्ब की क्वालिटी तो फिर भी मौजूद है ही इसमें ने, तो इसका ऑब्जेक्ट मान सकते हो हिज मनी को। अब लो ये सेंटेंस तुम्हारा पूरा करेक्ट है। इस टू को जो है प्रेपोजिशन मानने की गलती मत करना, इस टू को प्रेपोजिशन मानने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही इस टू को प्रेपोजिशन मानने की गलती करोगे तुम और बुरी तरह फंसोगे। इसलिए फंसोगे क्योंकि अगर इस टू को तुम प्रेपोजिशन मान लोगे तो तुम्हें तो ये बताया था मैंने कि अगर इस प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब रखोगे तो आईएनजी फॉर्म में चला जाएगा। देखो रिस्क वर्ब के पहले फॉर्म में है, बात समझ में आ रही है ना। यहाँ से ये छोटी छोटी बातें हैं, आप हमेशा ध्यान में रखोगे। यहाँ देखो, दे कांट अफोर्ड टू द रिस्क। अब एक बात समझना है, यहाँ पे कांट मॉडल वर्ब है तो इसके बाद अफोर्ड आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। अभी बताया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना। यहाँ अफोर्ड के बाद ऑब्जेक्ट दिया था क्या, इन्फिनिटिव को। अब क्या यहाँ पे हम किसको ऑब्जेक्ट दें। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिस्क, रिस्क के पहले द लगा है नाउन, तो अब इस नाउन को ही ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा ना। तो अफोर्ड अगर ट्रांजिटिव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट तो ये हो ही गया द रिस्क। अब इस टू की जरूरत क्या है, इसको हटाओ। कुल मिलाकर आप यूं समझ लो कि प्रेपोजिशंस जो है कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। ग्रामर के पूरे चैप्टर को अगर आप खंगाल मारिए तो पता ये चलेगा कि कहीं ना कहीं फिक्सिटी जरूर है। प्रेपोजिशन इज द ओनली चैप्टर वेयर फिक्सिटी इज नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। कभी भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बात समझ रहे हो ना।
मीट वर्ब जो है, मीट वर्ब में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब आप ये मत समझ लेना कि कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि ये चीजें एकदम आपको समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप समझ लोगे आराम से। अब यहाँ देखो मेट भी है, मेट विद भी है, फर्क दोनों का समझ लो पहले, उसके बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। जब मेट रखोगे इसका मतलब ये हो जाएगा प्लान्ड, प्लान्ड मीटिंग। मतलब ये कि अगर आप पहले से प्लान करके कोई मीटिंग कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो वो प्लान मीटिंग होगा, उसके लिए हमेशा यूज किया करो मेट का। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, मीट विथ जो लगा हुआ है, मीट विथ जो है वो सडनली होने वाला इवेंट है, सडन इवेंट की बात होती है। सडन इवेंट का मतलब इस काम के लिए आपने प्लान नहीं किया है, बल्कि अचानक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो आप फोन पे बात करते हुए कहते हो कि चलो यहाँ आओ, यहाँ मिलेंगे, ये प्लान मीटिंग है, लेकिन एक दौर गुजर गया है, आप रास्ते से गुजर रहे हो, एकदम बिछड़ा हुआ आपका लंगोटिया यार बैठा गया, तो अब जो है क्या करोगे? अब वो तो मिनी मीटिंग आपने प्लान नहीं किया था, वो तो अचानक आपसे मिल गया ना, तो इस कंडीशन में आपको मीट विथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अब यहाँ पे मीट भी सही है और मीट विथ भी सही है। इस बात को तुम अचानक यहाँ से समझ लोगे अच्छे से। नेक्स्ट वीक लिखा है ना, नेक्स्ट वीक जब लिखा है अगले हफ्ते, तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि आपने प्लान कर रखा है पहले से ही कि अगले हफ्ते मिलेंगे। क्या रखोगे यहाँ पे? प्लान मीटिंग हो गया ना, प्रेपोजिशन नहीं होगा यहाँ पे। एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट प्लान करोगे, चलो यार तिल्हाड़ कुंड चलते हैं, आज वहीं पे एक्सीडेंट किया जाएगा। एक्सीडेंट भी कभी प्लान होता है नहीं ना, तो इसका मतलब एक्सीडेंट तो अचानक होने वाली घटना है जो आपके इख्तियार में नहीं होता, ठीक है ना, वो अचानक होने वाली घटना है। अब यहाँ पे मेट विथ करना पड़ेगा, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट लास्ट वीक। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, आप इस पे जो है विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज आपको समझ में आई है ठीक है, ना आई हो अगर चीज समझ में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन का भरपूर फायदा उठाइए। बात समझ रहे ना, उसमें मैसेज आप कर दीजिए, मैं जरूर जो है उसका रिप्लाई आपको भेजूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर चैनल।